सो ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में आखिरी टॉपिक हमने करा था टॉर्क। लाइक एक करंट कैरिंग कॉइल जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगती है जिसकी वजह से टॉर्क पैदा होता है, और उसी टॉपिक की एप्लीकेशन पे बेस्ड है इस आखिरी लेक्चर का टॉपिक विच इज़ गैल्वेनोमीटर। सो बेसिकली गैल्वेनोमीटर हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है, और कैसे हमें गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर या मीटर में बदल सकते हैं उसकी डिस्कशन करनी है। यही लास्ट लेक्चर और यही लास्ट टॉपिक हमें करना है। फाइन, तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम में आती है। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में यही फ़र्क होता है। एमीटर करंट को मेजर करता है और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर जैसी डिवाइस काम में आती है, या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मेजर करने के लिए। इफ़ करंट कैरिंग कॉइल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक पे, इफ़ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क द मैग्नीट्यूड ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसके करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, और इसी प्रिंसिपल का यूज़ उठा के ये हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया। इस डिवाइस को हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बीच में कॉपर वाउंडेड वायर्स हैं एक एल्यूमिनियम फ्रेम पे, जो कि नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम फ्रेम है। इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा है, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो करता है इसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, और जिस टॉर्क की वजह से जब ये घूमता है तो नीचे ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का जो ये यहाँ पर कनेक्शन है, एक स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग कनेक्शन है, ये भी घूमता है, राइट। और जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे इसका एंगल बढ़ता जाएगा और इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ जो आपने लास्ट ईयर देखा था कि आपके पास एक स्प्रिंग है, राइट। उस स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक कनेक्ट करके आप उस पर फोर्स लगाते थे बाहर से, तो जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता था एक रीस्टोरिंग फोर्स, राइट, एक रीस्टोरिंग फोर्स विच वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस एक्स, वो बढ़ता जाता था, और जिसका प्रोपोर्शनलिटी होता था माइनस के एक्स, राइट। ये जैसे रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में लगती थी लीनियर लेवल पे, वैसे ही यहाँ पर एंगुलर लेवल पे वो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी जैसे जैसे ये घूमेगा। और देयर विल बी अ टाइम जब इसका जो टॉर्क पैदा हो रहा है, नेट टॉर्क, और इसका जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो इक्वल हो जाएगा, और वो वहीं रुक जाएगा। और जहाँ रुक जाएगा वहाँ पर ये एल्यूमिनियम पॉइंटर डिसाइड करेगा करंट की वैल्यू। लाइक जैसे जैसे ये घूमता जाता है ये पॉइंटर चलता जाता है, एक समय आता है जब ये पॉइंटर किसी वैल्यू पर रुक जाता है। वो वैल्यू वही करंट की वैल्यू होती है जहाँ पर इक्वेट हो चुका है इसका रीस्टोरिंग फोर्स इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के साथ। फाइन, ये इसका वर्किंग है। यहाँ पर जैसे गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट कॉइल ऑफ n टर्न्स कैरिंग करंट I which is free to rotate about its axis in the presence of uniform magnetic field. There is a cylindrical soft iron core which is not only makes the magnetic field radial, and it's also increase the strength of the magnetic field. So when a current flows through the coil, torque acts on it is इतना। ये लास्ट क्लास का आपका एक्सप्रेशन है I ए बी, जिसको n से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि n नंबर्स ऑफ टर्न है, तो NIAB, जिसमें IA वाला पार्ट NIA वाला पार्ट मैग्नेटिक मूवमेंट होता था M क्रॉस B, इफ़ यू रिमेंबर द एक्सप्रेशन। ये NIAB इक्वेट होगा इस काउंटर टॉर्क के साथ जो कि स्प्रिंग में पैदा हो रहा है। स्प्रिंग में पैदा होने वाला टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई के। जितना ज़्यादा एंगल बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा काउंटर टॉर्क बढ़ता जाएगा, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा K, जिसमें यहाँ पर K जो है वो टॉरस्टल कांस्टेंट है ऑफ द स्प्रिंग। फाइन, नाउ इसके इक्वेट करते हैं हम इक्वेशन, और देन पता लगाते हैं करंट की वैल्यू एग्जैक्टली मेजर कैसे होती है इन दोनों को इक्वेट करके। तो NIAB इज इक्वल्स टू K फाई। सो अगर I को यहीं छोड़ दें तो K बाय NAB फाई। यहाँ पर I देख सकते हैं हम, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है, G, वेयर G इज़ व्हाट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कह लीजिए या करंट रिड्यूसिंग फैक्टर कह लीजिए G, विच इज़ K बाय NAB। K भी कांस्टेंट था, नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो इसलिए ये G भी क्या होगा, एक तरह का कांस्टेंट। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट को। फाइन, जिसमें G क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, या दूसरा नाम क्या होता है इसका, करंट रिड्यूसिंग फैक्टर। फाइन, अब इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम पता लगाने की कोशिश करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ करंट की, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कि गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी डिफाइंड होती है कि कितने
यूनिट करंट में कितना रोटेशन आता है, राइट मतलब छोटे से छोटे चेंज, करंट के छोटे से छोटे चेंज पे कितना रोटेट करेगा, ये कितना रोटेट करेगा, उससे डिसाइड होती है गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। छोटे से छोटी वैल्यू ऑफ करंट पे जितना ज़्यादा रोटेट करेगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को हम सेंसिटिव बनाना चाहते हैं, फाइन, इन ऑर्डर टू मेजर दी स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. A galvanometer is said to be sensitive if it shows large scale deflection even when small current is passed through it or small voltage is applied across it. क्योंकि small voltage apply करेंगे तो small current ही pass होगा according to Ohm's law. So current sensitivity defined होगी deflection of a galvanometer when a unit current is passed through it. तो आपके पास जो अभी फॉर्मूला था वो था I is equals to G phi, जिसमें G जो था वो था K by NBA phi. So smallest the deflection, जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी फॉर अ यूनिट करंट, तो इसका मतलब phi by I आप लिख लीजिए यहाँ पर, और NBA को ऊपर भेज दीजिए अपॉन K, NBA अपॉन K, phi by I, दैट इज़ करंट सेंसिटिविटी. ये है करंट सेंसिटिविटी. इस वैल्यू को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं जो डिफ्लेक्शन शो करेगा फॉर अ यूनिट करंट. इससे डिसाइड होती है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. और वोल्टेज सेंसिटिव मतलब जब करंट सेंसिटिविटी पता चल गया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बहुत आसान है. इट विल बी 5 बाय V, जिसमें 5 बाय V को हम लिख देंगे IR, और अभी भी हम जानते हैं 5 बाय I क्या है, 5 बाय I है NBA बाय K R. ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है हमारे पास. मतलब कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा एक गैल्वेनोमीटर स्मॉलेस्ट वोल्टेज चेंज पे, यूनिट वोल्टेज चेंज पे कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, बिकॉज आगे जाके हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी बदलने वाले हैं, तो ये वोल्टेज भी बताने वाला है हमें. फाइन. अब कंडीशंस क्या हैं जिसके थ्रू हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं. सबसे पहली कंडीशन कि हम वैल्यू ऑफ B को इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि अगर आपने फार्मूला देखा हो तो फार्मूला था हमारे पास NBA बाय K. ये हमारे पास करंट सेंसिटिविटी होती है, या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ऑलमोस्ट यही है, बस डिवाइडेड बाय R है, राइट. तो वैल्यू ऑफ B अगर इंक्रीज़ कर देंगे यहाँ से तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IS के, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. वैल्यू ऑफ A कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. एक लिमिट से ज़्यादा हम A को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ K कैन बी डिक्रीज्ड. हम ऐसा एक स्प्रिंग लाएँ, ऐसा एक मटीरियल लाएँ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कह लीजिए या टॉरसल कांस्टेंट कह लीजिए वो कम हो, तब भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी. एंड वैल्यू ऑफ N कैन नॉट बी इंक्रीज अगेन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. कुछ लिमिट से ज़्यादा हम N को भी नहीं बढ़ा सकते हैं, कुछ लिमिट से ज़्यादा हम A को भी नहीं बढ़ा सकते हैं. तो B को हम जितना बढ़ा पाएँ या K को हम जितना कम कर पाएँ वही हमारे लिए अच्छा है. नेक्स्ट इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एंड देन आगे इसको बढ़ाएंगे टॉपिक को, हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करवाएंगे एमीटर में एंड वोल्ट मीटर में. सो क्वेश्चन सेज दैट अ 20 माइक्रो एम्पियर of current deflects coil of moving coil galvanometer through 30 degree. What should be the current cause the rotation through pi by 10 radian? So basically यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है I is equals to G phi. तो G is equals to I by phi. So 20 माइक्रो एम्पेयर का करंट मतलब 20 into 10⁻⁶ pi by 3 रेडियन रोटेट कर सकता है, बिकॉज 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 रेडियन, सॉरी. सो पाई बाय 6 रेडियन रोटेट कर सकता है. सो पाई इंटू 6. ये हमारे पास G की वैल्यू आ चुकी है. फाइन. एंड अगर हमसे पूछा गया है कि पाई बाय 10 रेडियन रोटेट करने के लिए क्या लगेगा, कितना करंट लगेगा, सो I डैश विल बी इक्वल्स टू G इंटू फाई डैश. G विल रिमेन सेम 20 इंटू 10⁻⁶ होल अपॉन पाई इंटू 6. Phi dash, new phi is what? Pi by 10. So pi cancel, 0 cancel. Therefore 12 माइक्रो एम्पेयर लगेंगे करंट पाई बाय 10 रोटेट करने के लिए. एंड इन्होंने साथ ही साथ हमसे सेंसिटिविटी भी पूछी है गैल्वेनोमीटर की. गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी, दैट इज़ 5 बाय I. सो 5 बाय I मतलब 1 बाय G, दैट इज़ पाई इंटू 12 into 10⁻⁵ और pi by 12 into 10⁻⁵, because reciprocal of G will be current sensitivity. Next question.
सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, its resistance is increased so that the new resistance becomes twice its initial resistance. By what factor does the voltage sensitivity changes? तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करी है 50% के साथ ताकि उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना पड़ जाए और न्यू रेजिस्टेंस जो है वो पिछले वाले के ट्वाइस हो गया. सो ये हमारे पास आई एस था 5/I, जिसको हमने अब न्यू आई एस डैश करके लिख लिया 1.5 IS. फाइन. और वोल्टेज सेंसिटिविटी पहले हमारे पास थी VS इज इक्वल्स टू 5/IR, जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि वो IS/R था VS. बट अब क्योंकि हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज करनी होगी क्योंकि हमारा करंट सेंसिटिविटी चेंज हुआ है बाय डबलिंग द रेजिस्टेंस, तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? नया करंट सेंसिटिविटी एंड नया रेजिस्टेंस, दैट इज़ 1.5 IS बाय ट्वाइस ऑफ R, जिसमें अगर हम देखें तो 1.5/2 टाइम्स VS ही दिख रहा है. देयरफॉर न्यू वोल्टेज sensitivity is decreased by 0.75 फैक्टर. सो बेसिकली ये इंक्रीज़ नहीं हुआ, डिक्रीज़ हो गया बाय 0.75 फैक्टर. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 मिलीवोल्ट फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजन. 50 मिलीवोल्ट का वोल्टेज चाहिए ताकि वो पूरा डिवीजन शो कर सके 50 डिवीजन. तो सबसे पहले बात वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी 5/V विच इज़ 50 डिविजन्स चाहिए, 50 डिविजन्स फॉर 50 मिलीवोल्ट, दैट इज़ 10⁻³ तो 10⁻³ डिविजन्स पर वोल्ट. ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी. नाउ व्हाट मस्ट बी द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट सेंसिटिविटी इज दिस. तो बेसिकली करंट सेंसिटिविटी हमें दे रखा है 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, मतलब यूँ कह लीजिए कि इंटू 10⁻6 पर एम्पियर. सो 10⁻6 डिवीजन पर एम्पियर दे रखा है. फाइन. और हमारे पास इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं. सो ये हमारे पास दिया हुआ है 10⁻6 डिविजन्स पर एम्पियर, 10⁻6 डिविजन्स पर एम्पियर दिया हुआ है. नाउ रेजिस्टेंस पूछा है हमसे व्हाट मस्ट बी द रेजिस्टेंस, ताकि इतना. तो देयरफॉर IS बाय VS, because VS is IS/R, therefore IS by VS is R. Therefore 10⁻6 divisions per ampere by 10⁻³ divisions per volt. डिविजन्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, दैट इज़ 10⁻³ वोल्ट पर एम्पेयर कहें या 10⁻³ ओम कहें, बात क्या है? सेम. इतना रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है मूविंग कॉइल मीटर हैज़ अ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. नंबर ऑफ टर्न्स बता रखे हैं हमारे को, एरिया ऑफ कॉइल बता रखा है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बता रखा है, रेजिस्टेंस बता रखा है. इंडिकेट द सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बाय द मीटर बाय 25%. तो हमें सबसे बेसिक तरीका शो करना है ताकि हम 25% करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकें. तो दो तरीके हमने देखे थे. एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स हम बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट नहीं बढ़ा सकते, राइट, तो उसको नहीं छेड़खानी करते. वेयर एज यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ा सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ा सकते हैं. तो एग्जैक्टली कितनी बढ़ाएं ताकि करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ जाए. देयरफॉर IS का फॉर्मूला होता है NBA/K. तो अगर हम चाहें तो B को, बिकॉज IS इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, राइट,
बिकॉज आई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो हम चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड को 25% बढ़ा सकते हैं सो दैट करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए। नंबर ऑफ टर्न्स वैसे बियॉन्ड द लिमिट नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कुछ हद तक तो बढ़ा ही सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स को भी आई से कि अगर हम 24 से इंक्रीज़ कर दें, 24 से इंक्रीज़ करके 30 तक ले जाएं, तो ये नंबर जो 30 तक ले जाएंगे तब उसके अकॉर्डिंगली भी इंक्रीज़ हो सकता है करंट सेंसिटिविटी। नाउ इफ़ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज़ इंक्रीज्ड टू 21 ओम। ऐसा करने से अगर हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल जो है वो 21 ओम से इंक्रीज हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो मॉडिफाई होगी ग्रेटर होगी या लेस होगी ओरिजिनल मीटर से, उसको देख लेते हैं। क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस, राइट। पहले करंट सेंसिटिविटी क्या थी फ़र्क नहीं पड़ता है, होल अपॉन में रेजिस्टेंस जो था वो 14 था, सो वी एस था आई एस अपॉन 14। वेराज अगर अब की बात करें, वोल्टेज सेंसिटिविटी न्यू की बात करें, तो करंट सेंसिटिविटी भी न्यू यूज़ होगी और रेजिस्टेंस भी न्यू यूज़ होगा। करंट सेंसिटिविटी 25% इंक्रीज़ हो चुकी है। 25% इंक्रीज़ होने का मतलब है 1.25 टाइम्स हो चुकी है पुराने वाले करंट सेंसिटिविटी की, और वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस है वो 21 ओम हो चुका है। सो क्यों ना हम इसे मॉडिफाई करें और आई एस बाय 14 के फॉर्म में देखने की कोशिश करें। इसके लिए हमने 14 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास वी एस डैश आ गया 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 14 होल अपॉन 21 इंटू आई एस बाय 14। आई एस बाय 14 क्या है? ये है आई एस बाय 14, वी एस है। देयरफॉर ये 0.833 टाइम्स हो जाएगा वी एस पुराने वाले के। तो डेफिनेटली डिक्रीज़ करेगा, और कितने फैक्टर से डिक्रीज़ करेगा? 0.834 समवेयर अबाउट। फाइन, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गैल्वेनोमीटर हमने सीख लिया, अब गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर एंड एमीटर में कन्वर्ट करना सीखते हैं। सो दोस्तों, एमीटर में कन्वर्ट करना गैल्वेनोमीटर को या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, इसके लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज जो आपको इलेक्ट्रिसिटी में मिली है उसको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि एमीटर और वोल्ट मीटर में फ़र्क क्या होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटली लो होता है, वेराज वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटली हाई होता है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर एक गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में बदलना है तो आपका उसका रेजिस्टेंस लो रखना पड़ेगा, और इसलिए लो जो रखेंगे आप, लो रखने के लिए आपको उसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एक डिवाइस होती है शंट। सो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस शंट विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसमें आप शंट को लगाते हैं पैरेलली। अगर शंट एक लो रेजिस्टेंस है और उसको आप पैरेलली लगा रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा पैरेलल में लगाने से क्या होता है, वैल्यू जो होती है नेट रेजिस्टेंस की वो छोटे से भी छोटी आती है, राइट, सबसे छोटी वैल्यू आती है। तो यहाँ पर शंट जो आपने पैरेलल में लगाया तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो सिंपली आप बोल सकते हैं कि एक करंट एंटर कर रहा था गैल्वेनोमीटर में, जो है वो आई जी चला गया, तो बचा हुआ करंट जो है आई माइनस आई जी शंट में चला गया। तो इसके ये अगर एजेस की बात करूँ मैं यहाँ से, सो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों के इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हैं? सेम है। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहेगी इस रेडिश एंड ब्लूइश पॉइंट के बीच में। सो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम जो है वो आपके सामने है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है। कैसे लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस होगा V ऑफ S इज इक्वल्स टू V ऑफ G, देयरफॉर I माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाय S का रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस, दैट इज I इंटू R, एंड आई जी मल्टीप्लाई बाय G, दैट इज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो S आ जाएगा हमारे पास आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू जी। इतनी वैल्यू होनी चाहिए एक शंट के रेजिस्टेंस की। यूँ कहें कि आई जी की वैल्यू होनी चाहिए आई इंटू एस होल अपॉन जी प्लस एस। ये एक गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट एंटर करेगा जो कि मेजर करेगा। तो ये वोल्ट मीटर इस कदर बनेगा, सॉरी एमीटर इस कदर कन्वर्ट होगा ये। इसी में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रूशियल पॉइंट्स जो हमें नज़र में रखने हैं while converting a galvanometer into emitter. So as a galvanometer is sensitive device, it gives full scale deflection with few microampere. To measure the large current with it, a small resistance shunt is connected parallel to it.
द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल एमीटर इज़ ज़ीरो, राइट. आइडल एमीटर का तो ज़ीरो होता है, बट आइडल चीज़ें लाना एक्सपेरिमेंटली बहुत ही मुश्किल होती हैं, थियोरेटिकली तो बहुत आसान है. आप यहाँ पर लिख सकते हैं द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन GNS इज़ इवन लेस देन दैट ऑफ शंट. तो शंट अगर खुद ही लो रेजिस्टेंस है तो उसका जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा टोटल डिवाइस का वो तो शंट से भी कम होगा. फाइन. द रेंज ऑफ एमीटर कैन बी डिक्रीज बट इट कैन नॉट बी इंक्रीज होगा. यहाँ पर ये करेक्शन है इधर. फाइन, ये गलत है. कैन नॉट बी इंक्रीज इधर. करंट रिक्वायर्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तो IG विल बी इक्वल्स टू NK यहाँ पर. नेक्स्ट, इसी गैल्वेनोमीटर को अब हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना सीखते हैं. सो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कॉन्सेप्ट हमें करंट से उठाना पड़ेगा. तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, तो हमें एक हाई रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ लगानी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे. जैसा कि आप देख रहे हैं सीरीज़ में लगाया है. सीरीज़ में क्यों लगाया, ताकि वैल्यू और बढ़ जाए. तो G+R इक्विवेलेंट जो होगा इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वो इस G और R दोनों से ही बहुत ज़्यादा बड़ा होगा. एंड अगर हम करंट की बात करें तो करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो V इज इक्वल्स टू करंट जो गैल्वेनोमीटर में एंटर करेगा इनटू R इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि टोटल वोल्टेज नाप रहा है वोल्ट मीटर पूरा. So IG will be equals to V by R equivalent, where R equivalent is G+R. ये फॉर्मूला आया यहाँ से. अगर हम यहाँ पर एग्जैक्टली G की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इट विल बी G इज इक्वल्स टू V by IG माइनस R. और अगर R की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो V by IG माइनस G. फाइन. ये फाइनल हमारा कंक्लूजन है कि कैसे एक वोल्ट मीटर, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. वही कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स इसके. सबसे पहला पॉइंट, करंट विच प्रोड्यूस द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर इज़ NK टाइम्स इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस. जो होगा वो ये होगा R+G विच इज़ ग्रेटर देन G. एन आइडल वोल्ट मीटर शुड हैव इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, बट जैसे कि मैंने कहा था आइडल वैल्यू जो होती है वो एक्सपेरिमेंटली लाना बड़ा मुश्किल है, थियोरेटिकली तो आ जाती है. रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बोथ. एमीटर में ऐसा नहीं था, वहाँ पर डिक्रीज हो सकती थी, इंक्रीज नहीं हो सकती थी, राइट. नेक्स्ट, तो एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम शो अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर. हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर. तो 12 ओम का तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था जो कि 2.5 एम्पियर तक फुल स्केल तो दिखा ही सकता था. हमें उसको एक ऐसे एमीटर में बदलना है जो कि 0 to 7.5 एम्पियर का स्केल दिखाए, या ऐसे एक वोल्ट मीटर में बदलना है जो कि 0 to 10 वोल्ट का स्केल दिखाए. बेसिकली पहले वाले पार्ट के लिए हमें इसके साथ एक शंट लगाना पड़ेगा पैरेलल में. उस शंट का रेजिस्टेंस जो होगा वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग. रेजिस्टेंस ऑफ अ शंट इज़ IG बाय I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय RG. सो IG हमारे पास 2.5 अपॉन I माइनस IG विच इज़ 7.5 माइनस 2.5 इंटू RG विच इज़ 12. सो बेसिकली इट्स 2.5 by 5 which is half, which is 0.5 into 12. So this is 6 ohm. तो 6 ohm का हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा पैरेलल में. बट अगर यहाँ पर करेक्शन एक करा दूँ मैं छोटी सी, तो ये आंसर चेंज हो जाएगा. ये 2.5 मिली एम्पेयर है, ये 10⁻³ है, राइट. और ये भी फिर इंटू 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पर. एंड फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट. और ये वैल्यू चेंज होके 4 इंटू 10⁻³ आ जाएगी पूरी सॉल्व होके. तो इसी वैल्यू को हम लिखेंगे 4 इंटू 10⁻³ ओम. ये वो शंट का रेजिस्टेंस है जिसको हमें लगाना पड़ेगा पैरेलल में विद व्हाट गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस विच इज़ 12 ओम. तब जाके ये ऐसे एमीटर में कन्वर्ट होगा तो 0 to 7.5 एम्पियर का रीड कर पाएगा स्केल. अब हमें इसको वोल्ट मीटर में बदलना है. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था. बी पार्ट का आंसर, अगर हमें इसे वोल्ट मीटर में बदलना है तो हमें ऐसे वोल्ट मीटर में बदलना है जो कि 10 वोल्ट मेजर कर सके. उसके लिए हमें इसको एक सीरीज़ में लगाना पड़ेगा एक रेजिस्टेंस के साथ, राइट. तो रेजिस्टेंस जो हम सीरीज़ में लगाएंगे उसकी वैल्यू हमने अभी भी देखी थी, V by IS
माइनस जी होता है, राइट। सो वी कितना है हमारे पास, वी 10 वोल्ट में हमें इसको बदलना है। आई एस कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ माइनस जी विच इज़ 12, therefore दिस इज़ 4000 माइनस 12। सो हमें इसके साथ 3988 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर, कनेक्ट galvanometer with RS in parallel to convert it into emitter of 0 to 7.5 एम्पेयर स्केल, emitter of 0 to 7.5 एम्पेयर स्केल। एंड इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं इसके साथ कुछ चीज़ें चेंज करके। सो ये चीज़ कुछ चीज़ें चेंज करके यहाँ लिखी जा सकती है। सबसे पहले कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर विद RS को हटा के हम यहाँ लिख देंगे R, इन पैरेलल को हटा के हम लिख देंगे सीरीज, टू कन्वर्ट इनटू एमीटर को हटा के लिख देंगे वोल्ट मीटर, एंड 7.5 की जगह लिख देंगे 10 वोल्ट। तो बेसिकली R इन सीरीज टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 0 to 10 वोल्ट स्केल। फाइन, तो ये काम करेंगे हम बी पार्ट के लिए, ये काम करेंगे हम ए पार्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है दैट देयर इज एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ohm can measure a current up to 1 ampere. What must be the shunt resistance to enable the emitter to measure the current up to 5 ampere? So just अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस करा है दैट शंट वैल्यू जो होती है वो IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG होता है। सो करंट जो मेजर करता है वो 1 एम्पेयर करता है, अपॉन हमें 5 एम्पेयर मेजर कराना है, 5 माइनस 1 इंटू RG इज 0.8, सो इट इज़ 0.2 ohm resistance, shunt resistance, and it should be connected in parallel with galvanometer. So basically second part इसका कह रहा है what is the combined resistance of the emitter and the shunt. बेसिकली हमारे पास क्योंकि पैरेलल में लग रहा है तो 1/R विल बी इक्वल्स टू 1/RG प्लस 1/RS, दैट इज so it will be 1/0.8 plus 1/0.2 which is 8, 10 plus 40. So R equivalent will be 8/50 ohm, or you can say 0.16 ohm. ये नेट रेजिस्टेंस होगा एमीटर और शंट के मिला के। ये क्वेश्चन कह रहा है बैटरी ऑफ EMF 9 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 3 किलो ओम रेजिस्टर. द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पार्ट ऑफ द रेजिस्टर is measured by a 20 kilo ohm voltmeter, a 1 kilo ohm voltmeter. Both the voltmeters are connected across the AB. तो पहले एक सिनेरियो में हमने 20 किलो ओम को करा, दूसरे सिनेरियो में हमने 1 किलो ओम के साथ उसको मेजर करा, एंड तीसरे सिनेरियो में हमने दोनों को उसके साथ कनेक्ट कर दिया पैरेलल में. सो question is in which case you get highest and lowest reading. And B part, do you answer to this problem alter if the potential difference across the entire resistance is measured? What if the
better has non-negligible resistance. सो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने जैसा कि हम देख पा रहे हैं तीनों केसेस में रेजिस्टेंस को, तो सबसे पहले वाला जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, दूसरे वाले में उससे कम है, और तीसरे वाले में सबसे कम है रेजिस्टेंस, राइट, ये पैरेलल में लगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है वोल्ट मीटर का, जब करंट यहाँ से एंटर करता है तो थोड़ा करंट इधर जाता है, थोड़ा इधर जाता है। ये रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो आने वाले करंट को उतना अपोज करेगा और ज़्यादा करंट इधर से बिताने की कोशिश करेगा। ये कम होगा तो ये करंट को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर यहाँ से कम बीतेगा, और ये और कम हो जाएगा तो ये और करंट मंगवाने लग जाएगा और यहाँ से और कम गुजरेगा करंट। सो हमारा मकसद है, अगर हमें मैक्सिमम वोल्टेज नापनी है तो 3 ओम में से ज़्यादा करंट पास करना चाहिए, जिसके लिए इस रेजिस्टेंस को बहुत हाई होना चाहिए ताकि ये अपोज करे सारे आने वाले करंट को और सारा इधर से गुजरने पे मजबूर हो जाए करंट। देयरफॉर फर्स्ट केस में मैक्सिमम रीड होगा एंड थर्ड केस में मिनिमम रीड होगा। क्यों होगा फर्स्ट केस में मैक्सिमम रीड? क्योंकि फर्स्ट केस का वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो उतना ही ज़्यादा करंट को अपोज करेगा, अपने पास नहीं आने देगा और सारा करंट मजबूरी में गुजरेगा 3 किलो ओम से, जिससे वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी। वेयरएज लास्ट केस में क्योंकि सबसे कम रेजिस्टेंस है उसका, तो वो अपने पास कुछ करंट मंगवाएगा और यहाँ से कम गुजरेगा करंट 3 किलो ओम से, और उसकी रीडिंग फिर घट जाएगी वोल्टेज की, बिकॉज V = IR। एक और सवाल इन्होंने पूछा, डू यू आंसर ऑल्टर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर रेजिस्टेंस इज मेजर्ड? नहीं, हमारा ऑल्टर नहीं करेगा, और नॉन नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस अगर होगा बैटरी का तो डेफिनेटली हमारा ऑल्टर करेगा, वैल्यू ऑल्टर करेगी, लेकिन हमारा आंसर ऑल्टर नहीं करेगा। हमारा आंसर तो ये है ना कि किस में हाईएस्ट होगी रीडिंग और किस में लोएस्ट होगी। वो हाईएस्ट वाली वैल्यू चेंज हो सकती है, वो लोएस्ट वाली वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन हाईएस्ट तो फिर भी फर्स्ट सर्किट ही शो करेगा और लोएस्ट तो फिर भी थर्ड सर्किट ही शो करेगा। फाइन, ये कुछ क्वेश्चंस करे हमने वोल्ट मीटर और एमीटर, जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर एमीटर में बदला, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे। इसी के साथ आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, एंड आपका होमवर्क है इन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म फ्रॉम पेज नंबर 48 टू पेज नंबर 60। फाइन, रिमेनिंग जितने भी टॉपिक थे सारे कवर हो चुके हैं, सारे न्यूमेरिकल्स अब आप करने के लायक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करना शुरू कर देंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। थैंक यू फॉर द क्लास।